लास्ट वीडियो में हम मांग की कीमत लॉज और मांग की लॉज का अध्ययन कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है हमारी उसका टॉपिक है मांग की लॉज मापने की आय विधि और मांग की लॉज मापने की आरडी लॉज जो होती है मांग की आरडी लॉज और आय विधि का हम अध्ययन इसमें करेंगे। मांग की आय लॉज और मांग की आरडी लॉज। सबसे पहले है मांग की आय लॉज। मांग की धनात्मक आय लॉज। मांग की जो लॉज है उसकी 3 श्रेणियां होती हैं। मांग की धनात्मक आय लॉज, मांग की ऋणात्मक आय लॉज और मांग की लॉज शून्य। तो मांग की आय लॉज धनात्मक कब होती है? जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा आय घटने पर मांग घट जाती है। इस स्थिति में जो मांग है उसको धनात्मक आय लॉज कहा जाएगा। स्थिति में जो मांग होगी यानी जो आय है और मांग है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। मांग आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी और आय कम होगी तो मांग कम हो जाएगी। ये जो स्थिति होती है इसमें मांग की लॉज होती है धनात्मक लॉज, उसे आय लॉज कहा जाता है। डायग्राम दिखाया गया। ओ वाई अक्ष पर इनकम को दर्शाया गया है और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है। डी वाई हमारा जो मांग वक्र है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को ये शो कर रहा है। ये कैसे शो कर रहा है? जब इनकम है जो पी पॉइंट है इनकम, तो उपभोक्ता कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है क्यू, और जब इनकम पी से बढ़कर P1 हो जाती है तो जो क्वांटिटी है वो भी क्यू से बढ़कर Q1 हो रही है। यानी जब उपभोक्ता की आय है P है तो उपभोक्ता क्यू क्वांटिटी उसकी मांग वस्तु की कर रहा है, लेकिन जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है यानी वो P से P1 हो जाती है तो वस्तु की मांग भी साथ साथ इंक्रीज हो जाती है, वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। कि आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ रही है और आय कम होगी। जब P1 से P हो जाएगी तो क्वांटिटी भी Q1 से Q हो जाएगी। यानी आय बढ़ने पर मांग बढ़ रही है और आय घटने पर आय मांग घट रही है। इस स्थिति में जो मांग की लॉज होगी आय लॉज मांग की वो होगी धनात्मक आय लॉज, क्योंकि आय बढ़ने पर मांग बढ़ रही है और आय कम होने पर मांग कम हो रही है। मांग की आय लॉज किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता की आय में होने वाले जो प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत जो परिवर्तन होता है उनके बीच का जो अनुपात होता है उसे मांग की आय लॉज कहा जाता है। आय विधि का जो माप है वो इस निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। जो आय विधि द्वारा हम जो मांग की लॉज है उसको ज्ञात करते हैं, उसको मापने का प्रयत्न करते हैं तो वही सूत्र द्वारा ज्ञात होती है। ई वाई बराबर है वाई बटे क्यू, यानी इनकम वाई को हम इकोनॉमिक्स में इनकम को हम वाई के रूप में दर्शाते हैं तो वाई बटे क्यू यानी क्वांटिटी है जो वो मांग को दर्शाया गया है, गुणा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी। डेल्टा यहाँ पर क्यों आया है? डेल्टा जो होता है एक ऐसा साइन होता है जो कि परिवर्तन को दर्शाता है। यानी जब ये बोल रहे हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण, तो डेल्टा वाई यानी आय में परिवर्तन हुआ, इसके कारण जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है यानी डेल्टा क्यू। आय में परिवर्तन हुआ उसके कारण जब मांग में परिवर्तन हुआ तो दोनों में परिवर्तन हो रहा है इनकी, इसलिए इनके आगे डेल्टा लगाया गया। तो डेल्टा ये जो शाइन है इसे हम डेल्टा बोलते हैं जो कि परिवर्तन को दर्शाता है। और मांग की आय लॉज है जो धनात्मक स्थिति में होती है जब आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। तो मांग की आय लॉज धनात्मक आय लॉज होती है। मांग की जो लॉज है आय लॉज उसके मापने की भी 3 स्थितियां होती है। मांग की इकाई आय लॉज यानी जो आय लॉज है वो मांग की जो इकाई आय लॉज है वो इकाई के बराबर है। अगली है मांग की इकाई से अधिक आय लॉज यानी लोचदार, और अगली स्थिति है मांग की इकाई से कम आय लॉज यानी जो आय लॉज है वो इकाई से कम है, इकाई से अधिक है या इकाई के बराबर है। तो जब आय में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो मांग में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो। तो जैसे आय 100% आय बढ़ जाती है तथा मांग भी 100% बढ़ जाती है, तो दोनों में समान परिवर्तन हो रहा है। आय भी 100% बढ़ी है और मांग भी 100% बढ़ जाती है, दोनों में समान परिवर्तन हो रहा है। तो जो मांग की आय लॉज है वो इकाई के बराबर होगी। जब आय में जितना % परिवर्तन हो मांग में भी अगर उतना ही % परिवर्तन होता है तो मांग की लॉज इकाई के बराबर होती है। अगला है मांग की इकाई से अधिक आय लॉज यानी लोचदार मांग। जब मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन जो है आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, यानी जो आय में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है उसके फलस्वरूप मांग में जो होने वाला प्रतिशत परिवर्तन वो अधिक होता है। आय में होने वाला परिवर्तन मांग में होने वाले परिवर्तन से कम होता है। इस स्थिति में जो है 200% है और
मांग को लिया गया 100%, जब कीमत में वृद्धि हुई है तो उसके फलस्वरूप जो मांग है वो 200% बढ़ गई है। यानी आय में होने वाला जो परिवर्तन था उसके फलस्वरूप मांग में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है वो अधिक हुआ है। आय में 100% जो वृद्धि हुई है उसके कारण 200% वृद्धि मांग में हुई है। यानी मांग आय से अधिक मांग में वृद्धि हुई है। तो जो दो इसका आता है हमारा, जो हम इसे सॉल्व करते हैं तो दो आंसर आता है, तो इकाई से अधिक ये है। मांग की लोच जो होगी इस स्थिति में इकाई से अधिक होगी जब आय जो है उसमें जो परिवर्तन होता है उससे अधिक परिवर्तन मांग में होता है। तो मांग की जो आय लोच होगी वो लोचदार होगी, यानी इकाई से अधिक होगी। अगला है मांग की इकाई से कम आय लोच यानी बेलोचदार। जब मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो मांग की लोच होगी इकाई से कम होगी। जब कीमत में 100% वृद्धि हुई है, जब इनकम में 100% है इनकम, उसमें 100% की वृद्धि हुई है तो उसके फलस्वरूप मांग में सिर्फ 50% की ही वृद्धि हुई है, जो कि 1/2 हमारा आंसर आता है। इसका मतलब है इकाई से कम लोच, जो लोचदार है हमारी मांग वो बेलोचदार है हमारी लोच आय लोच। तो मांग की जो आय लोच है वो इकाई से कम होगी इस स्थिति में, क्योंकि जो आय में परिवर्तन हुआ है उसके फलस्वरूप मांग में आय के अपेक्षा कम परिवर्तन हुआ है। मांग कम बढ़ी है और आय ज़्यादा बढ़ी थी, तो इस स्थिति में मांग की आय लोच बेलोचदार होगी। अगला है मांग की ऋणात्मक आय लोच। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जब मांग कम हो जाती है तथा आय कम होने पर मांग बढ़ जाती है तो ऋणात्मक आय लोच कहलाती है। यानी जब आय बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है और मांग कम होती है तो जब आय कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। इस स्थिति में मांग की जो आय लोच है वो ऋणात्मक होगी। जब कीमत P है तो उपभोक्ता Q पॉइंट की मांग कर रहा है वस्तु की। जब कीमत कम होकर जब आय P है तो उपभोक्ता Q पॉइंट पर मांग कर रहा है, लेकिन जब आय P से कम होकर P1 हो जाती है तो उपभोक्ता की जो मांग है वो बढ़ जाती है, वो Q1 हो जाती है। OY अक्ष पर इनकम को दर्शाया गया और X अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाया गया, जिसमें ये शो हो रहा है कि जब की जो आय है वो कम होती है तो मांग बढ़ जाती है और जब आय बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। इस स्थिति में जो मांग की आय लोच होगी वो ऋणात्मक लोच होती है, आय लोच। अगला पॉइंट है मांग की शून्य आय लोच। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर जो मांग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की जो लोच होगी वो शून्य होगी। OY अक्ष पर इनकम को ही दर्शाया गया और OX अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी है हमारी। जब कीमत 5 है तो भी उपभोक्ता इतनी ही मांग कर रहा है, जब कीमत बढ़कर 10 हो जाती है तो भी उपभोक्ता इतनी ही मांग कर रहा है, और जब इनकम 5 है तो उपभोक्ता इतनी ही मांग कर रहा है वस्तु की। जब इनकम बढ़कर 10 हो जाती तो भी उपभोक्ता इसी पॉइंट इतनी ही मांग कर रहा है, और जब इनकम बढ़ के 10 से भी 15 हो जाती है तब भी उपभोक्ता इतनी ही मांग कर रहा है। dy जो है हमारा मांग वक्र है, जो कि दर्शा रहा है आय में चाहे बढ़कर वो 15 हो जाती है तो भी उपभोक्ता इतनी मांग करेगा, और जब वह कम होकर 10 से 5 हो जाती तो भी उपभोक्ता इतनी ही मांग कर रहा है। यानी आय में होने वाले परिवर्तन का वस्तु की जो मांग है उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई असर उसका नहीं हो रहा है। इस स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो शून्य आय लोच होती है। अगली स्थिति है मांग की आडी लोच। तो X वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के कारण संबंधित वस्तु Y की मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है जो मांग की आडी लोच कहलाता है। यानी एक वस्तु X है और उससे संबंधित वस्तु है Y, तो जो X वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का जो अनुपातिक परिवर्तन है उसके कारण संबंधित वस्तु जो हमारी Y वस्तु है उससे X वस्तु की संबंधित वस्तु है, इसकी मात्रा में होने वाला जो परिवर्तन है उसका अनुपात होगा जो मांग की आडी लोच कहलाता है। संबंधित वस्तुएं ये जैसे कि प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, उनके केस में ऐसा होता है कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जो दूसरी उससे संबंधित वस्तु होती है उसकी मांग बढ़ जाती है, और एक वस्तु की कीमत कम होती है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसी स्थिति में तो मांग की जो आडी लोच होती है उसमें X वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के कारण संबंधित वस्तु Y की मात्रा में होने वाला जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उन दोनों के अनुपात को मांग की आडी लोच कहा जाता है। EC बराबर है PY बटे QX, और इसको हम गुणा करेंगे तो डेल्टा QX बटे डेल्टा PY। डेल्टा QX यानी
एक्स वस्तु की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, जो डेल्टा पी वाई यानी पी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। मांग की आरडी लोच की प्रकृति व श्रेणियां जो होती हैं। मांग की आरडी लोच है वो धनात्मक कब होती है? जब वस्तु एक दूसरे के स्थानापन्न होती है। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर यानी कीमत बढ़ने पर संबंधित वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। ये वही बात है जब प्रतिस्थापन वस्तुएं जैसे चाय और कॉफ़ी है, अगर चाय की कीमत बढ़ती है उसके कारण जो कॉफ़ी की मांग है वो बढ़ जाएगी, और यदि चाय की कीमत कम होती है तो कॉफ़ी की जो मांग है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार जब वस्तु एक दूसरे के स्थानापन्न होती है यानी एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है, तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर संबंधित वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। एग्जाम्पल है चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आरडी लोच है जो वो धनात्मक होगी। डायग्राम में दिखाया गया है ओ वाई अक्ष पर प्राइस ऑफ कॉफ़ी यानी कॉफ़ी की कीमत को दर्शाया गया, और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ टी चाय की मांग को दर्शाया गया है। जब कीमत है जो वो P1 है तो जो मांग है वो Q1 है, और जब कीमत जो कॉफ़ी की कीमत है वो P1 से कम होकर P हो जाती है, उसके अगर इसकी कीमत कम होती है तो इसकी दूसरी जो उससे संबंधित वस्तु है उसकी मांग कम हो जाएगी। कीमत तो जो है वो कॉफ़ी की कम होती है, और उसके फलस्वरूप जो संबंधित वस्तु एक्स वस्तु हमारी जो टी क्वांटिटी ऑफ टी है उसकी मांग कम हो रही है। एक वस्तु की कीमत कम हो रही है, उससे संबंधित वस्तु की मांग कम हो रही है, और यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये जो स्थिति है इसमें मांग की जो आरडी लोच है वो धनात्मक होती है। डीसी जो डीसी है हमारा मांग वक्र है, और ये दर्शा रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, और जब एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु जो उससे संबंधित वस्तु है उसकी मांग कम हो जाती है। मांग की ऋणात्मक आरडी लोच। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की जो आरडी लोच है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि पूरक वस्तुएं दोनों वस्तुएं एक साथ मिलकर एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे कार और पेट्रोल दोनों मिलकर ही एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी की मांग भी कम हो जाती है, और एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। पूरक वस्तुओं के इसमें जो मांग की ऋणात्मक आरडी लोच होती है। जब कीमत P1 है तो उपभोक्ता Q1 क्वांटिटी को खरीद रहा है, Q1 मांग है जो कर रहा है, और जब कीमत कम होकर P हो जाती है, एक वस्तु की कीमत कम होकर P होती है तो उसकी जो संबंधित वस्तु है, यहाँ पर प्राइस ऑफ ब्रेड को दर्शाया गया और एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ बटर को दर्शाया गया है। तो जब कीमत कम होकर ब्रेड की कीमत कम होती है तो उससे बटर की मांग बढ़ जाती है, और जब ब्रेड की कीमत बढ़ती है तो बटर की जो मांग है वो कम हो जाती है। ये जो वस्तु है पूरक वस्तु के केस में जो मांग की ऋणात्मक आरडी लोच होती है। मांग की शून्य आरडी लोच कब होती है? मांग की आरडी लोच जब शून्य होती है जब दो वस्तुओं का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे गेहूं की कीमत बढ़ने का किताबों की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गेहूं और की कीमत है जो और किताबों की मांग है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित वस्तु नहीं है। तो इन ऐसी वस्तुएं जो होती हैं जिनके आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उन वस्तुओं के केस में मांग की जो आरडी लोच है वो शून्य होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।